सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब प्लेन क्रैश करने ही वाला था, जब इसके बारे में पायलट को पता चला टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही, उनका लास्ट मैसेज था मे डे मे डे मे डे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। आप जस्ट इमेजिन करना उस समय पायलट के ऊपर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ही पता चला था कि प्लेन क्रैश करने वाला है करके। और जो उस क्रैश में आपको पता होगा फ्लाइट में जितने भी जन थे 242 लोग, उनमें से सबका डेथ हुआ सिवाय एक जन का, विश्वास कुमार। उनका सीट नंबर कितना था? 11A। क्या 11A सीट नंबर बहुत ही लकी है? क्योंकि 1998 में थाईलैंड में जो एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 101 से भी ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, उसी क्रैश में एक थाईलैंड के एक्टर बचे थे। एंड आफ्टर अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश वो क्लेम किए कि उनका जो सीट नंबर था वो भी 11A ही था। बता दो जो क्रैश हुआ इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आउट हुआ है, जहां वो बताया कि क्रैश से पहले वही सेम प्लेन पेरिस से दिल्ली एंड दिल्ली से अहमदाबाद आया था विदाउट एनी इशू। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों क्रैश हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बता दूं। ऑल्सो बता दूं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर डेविड वार्नर बताए कि वो एयर इंडिया में कभी फ्लाई नहीं करेंगे। होता क्या है, अभी एक फॉर्मर एयर इंडिया क्रू मेंबर का एक कमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि वो किए थे आफ्टर अहमदाबाद इंसिडेंट। वो लिखते हैं, हे मैं एक्स एयर इंडिया क्रू मेंबर हूँ जो फ्रीक्वेंटली उसी एयरक्राफ्ट में फ्लाई करता था। उसी एयरक्राफ्ट मतलब वही जो क्रैश हुआ। फिर वो लिखते हैं, उस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे इश्यूज थे सालों से, लिटरली ईयर्स। क्रू, पायलट्स, इंजीनियर्स, लिटरली सब ने इसके बारे में हमेशा से मेंशन भी किया इन द लॉग बुक। बट कंपनी के पास एक स्पेयर ड्रीम लाइनर भी नहीं था फॉर देयर मोस्ट प्रीशियस गेटविक सेक्टर। मतलब वो कह रहे हैं कि लंदन गेटविक जाने के लिए कंपनी के पास दूसरा एयरक्राफ्ट था ही नहीं, जिस वजह से सिर्फ उसी एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ उसको ही लंदन गेटविक ले जाया जाता था। फिर वो कहते हैं, मैंने खुद उस एयरक्राफ्ट में इंजन फेलियर होते हुए देखा है। थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, हम सेफली लैंड कर गए। सिमिलर केस ही था जैसे 2 दिन पहले हुआ। हम टेक ऑफ किए एंड 30 मिनट के अंदर अंदर ही हमें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा इंजन फेलियर की वजह से। इसके बाद वो लिखते हैं, जो इंसिडेंट हुआ 2 दिन पहले, इसमें किसी भी स्टाफ का कोई गलती नहीं है, कंपनी का गलती है। बट कंपनी इसके बारे में कभी भी अपने स्टाफ को पब्लिक चैनल में ये बोलने नहीं देंगे। वो स्टाफ के ऊपर ब्लेम डाल देंगे पर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। तो इसी कमेंट को शेयर करते हुए डेविड वार्नर लिखे कि वो अब से एयर इंडिया फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करेंगे। और जो बता दूं, आरजू सेठी जो कि एक सर्टिफाइड डाइटिशियन है, जिनके इंस्टाग्राम पर 5.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, वो आज अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की एयर इंडिया से ही रिलेटेड। वो अपने वीडियो में बताई कि एयर इंडिया वालों ने अपने पैसेंजर्स को पिछले 5 घंटे से प्लेन के अंदर ही रखा है, जिसकी वजह से लोगों को सफोकेशन, गर्मी होने लग गया था। एंड क्रू मेंबर्स की तरफ से उनको 0 असिस्टेंस मिला। काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी ना आरजू सेठी। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button but none of the crew is coming. Again and again everyone is pushing. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. लुक एट द सिचुएशन। ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं। बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। really suffocating है। एसी भी नहीं काम कर रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है एयर इंडिया में। और बता दूं, उसी इंसिडेंट के एक विक्टिम के डॉटर का इमोशनल वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद आपको पता होगा एयर इंडिया वालों ने अनाउंस किया था 1 करोड़ रुपीज ईच टू द विक्टिम्स। तो एक विक्टिम की डॉटर फाल्गुनी, वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी ना अपने फादर के डेथ को लेकर। वो रिपोर्टर को कहती है, क्या कॉम्पेंसेशन देने से मेरे फादर वापस आ जाएंगे? मेरी माँ बीमार है, उनको मेरे फादर का जरूरत है, मुझे भी उनका लव एंड अफेक्शन का जरूरत है। मैं कंपनी को 2 करोड़ रुपए दूंगी। क्या वो मेरे फादर को वापस लाएंगे जो हमेशा से ट्रैवल करते थे एयर इंडिया में? अगर तो आप उनका इंटरव्यू देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो आपको बताओगे उस फ्लाइट में यूके से भी 53 पैसेंजर्स थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक यूके के कपल का जो डेथ हुआ उस प्लेन क्रैश में, पता है उनके एक बेटे का भी बहुत साल पहले एक क्रैश में ही डेथ हुआ था फ्रांस में। जो कपल है वो बता दो इंडिया आए थे फॉर रिलीजियस सेलिब्रेशन। ऑल्सो बता दो अभी एक एक्ट्रेस रिम शेख को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनसे पापराज ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में पूछा तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करी। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। रिम जी कल के बारे में क्या बोलेंगे? क्यों, कल क्या हुआ था? अरे बाप रे, आपको पता ही नहीं प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ।
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था ना मैम। थैंक यू, बाय बाय। तो वही कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, बस इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करना आता है। जब इसके बारे में पूछा गया तो वो कुछ शब्द नहीं कह सकती। एक और जन लिखता है, वी लॉस ह्यूमैनिटी। किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वेल बता दूं, एयर इंडिया प्लेन क्रैश से रिलेटेड यही है अभी तक के पूरे अपडेट्स। और अपडेट्स अगर आते हैं जैसे कि क्यों हुआ था वो क्रैश एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है। रांची के कुछ लोगों के बारे में जो बाइक में थे, बारिश भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन पुलिस उनको रोकते है। क्यों? फॉर वीआईपी कॉन्वॉय। यस, कोई वीआईपी का कॉन्वॉय उधर से आना था या जाना था। एंड ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो वीआईपी कल्चर है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, कुछ स्क्रीनशॉट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है तेलुगु एक्ट्रेस कल्पिका गणेश के बारे में। तो इनका हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट से वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बता दो, वो रेस्टोरेंट में वो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है, वहाँ के सामान का तोड़ फोड़ करती है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वालों ने कल्पिका गणेश के अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। कंप्लेंट के अकॉर्डिंग कल्पिका गणेश अपने एक मेल फ्रेंड के साथ गई थी उस रेस्टोरेंट में। वो 2200 रुपीज का कुछ ड्रिंक्स एंड खाना वगैरह खाई। इसके बाद क्या होता है, बिलिंग के टाइम के रात के 11:30 बजे वो एक डेजर्ट मंगाती है, चीज केक, वो भी फ्री में, कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो चीज केक तो नहीं देते, लेकिन ब्राउनी ला के देते हैं। एंड उतने में कल्पिका करने लग जाती है झगड़ा। वो बिल देने से मना कर देती है, एकदम एग्रेसिव हो जाती है, वर्बली अब्यूज करने लग जाती है मैनेजर को, डेरोगेटरी एंड बॉडी शेमिंग रिमार्क्स वो पास करती है। यहाँ तक कि जो ब्राउनी उनको ला के दिया गया था जिस प्लेट में, वो भी वो फेंक देती है। जो रेस्टोरेंट वाले वो बाद में फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के आने के बाद भी वो एकदम चुप नहीं होती, वो झगड़ा करती रहती है। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों को भी बहुत कुछ सुनाती है। और जो कंप्लेंट में रेस्टोरेंट वाले ये भी कहते हैं कि कल्पिका गणेश जब घर गई उसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई एंड लाइव में वो कहने लगी कि मैं वो सब कर रही थी अपने फॉलोअर्स के लिए। और जो का वो फॉल्स एक्यूजेशन भी लगाई थी ऑन सोशल मीडिया। वेल इसी मामले में अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है कल्पिका गणेश के अगेंस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में। इनसे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि ये सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या मरन के साथ डेट कर रहे हैं। और रूमर तो ये भी फैल रहा था कि दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे करके। तो इन्हीं सारे रूमर्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए अनिरुद्ध रविचंद्र एक ट्वीट करते हैं, शादी लॉल, चिल आउट गाइस, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स। सीधा मना कर दिया ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रूमर्स का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं टीवी एक्टर अंकित गुप्ता के बारे में। तो इनसे रिलेटेड भी एक रूमर फैल रहा था कि एक मिस्ट्री वुमन को डेट कर रहे हैं। कौन है वुमन पता नहीं, इसलिए नाम रख दिया गया मिस्ट्री वुमन। तो इसके ऊपर अंकित गुप्ता रिएक्ट करे एंड वो वार्निंग दिए ऑफ लीगल एक्शन। यस, वो एक काफी लंबा पोस्ट किए थे ना, जहां वो बताए कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव सीन काउंटलेस स्टोरीज, एडिट्स एंड assumptions being made about my personal life, जिसमें कोई सच नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है एंड एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। जो कुछ लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरा किसी के साथ लिंक कराने का, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज हम दोनों एक बार एक ही फ्रेम में दिख गए, इट्स जस्ट एब्सर्ड एंड डिस्टर्बिंग। एंड देन फिर वो वार्निंग दिया ना कि उनसे रिलेटेड फॉल्स, डिफेमेटरी और इन्वेसिव कंटेंट अगर कोई पोस्ट करता है तो मैं लीगल एक्शन लूंगा, इंक्लूडिंग डिफेमेशन केसेस। सो बिफोर यू पब्लिश और फॉरवर्ड एनीथिंग, आस्क योरसेल्फ, इज इट रियल, इज इट रिस्पेक्टफुल और इज इट जस्ट नॉनसेंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है असुमित गौतम के बारे में। देख के पता चल गया होगा कि ये बहुत ही छोटा है, बट बता दो इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। एंड ये इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाता है, जैसे ध्रुव राठी अपने ओपिनियंस वगैरह भी देता है वीडियोस में। तो बहुत सारे लोग इसको कमेंट्स करते हैं ना, लिखते हुए छोटा ध्रुव राठी या नेक्स्ट रविश कुमार। तो इसको लेकर जो असुमित गौतम है वो खुश नहीं है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए असुमित एक वीडियो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो में से नहीं है। ये वीडियो मैं अपनी पहचान बचाने के लिए बना रहा हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में अभी काफी समय से कुछ ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। पहले आप लोग ये कमेंट्स देखिए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स छोड़ दिए हैं। ये कमेंट्स मेरे 1-2 वीडियोस के कमेंट्स हैं। भला है लोग मुझे कॉपी नहीं कहते, इस बात को लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। रवीश कुमार और ध्रुव राठी के लिए ये लोगों का प्यार है कि लोग मेरे अंदर इन दोनों लेजेंड्स की छवि देखते हैं। लेकिन मैं किसी के नक्शे कदम पे चलना नहीं चाहता, मुझे अपने कदमों पर चलना ठीक लगता है। जैसे रवीश कुमार और ध्रुव राठी जी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, मैं भी अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ध्रुव राठी और रवीश कुमार जी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, इसमें मैं आप लोगों की गलती नहीं दूंगा, क्योंकि हम सभी लोग एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। लेकिन मैं ध्रुव राठी या फिर रवीश कुमार जी की शाखा से निकली कोई शाखा नहीं हूँ। उस सत्य के वृक्ष में मेरी भी एक छोटी सी शाखा है और वो शाखा धीरे धीरे विकसित हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नेक्स्ट रवीश कुमार या फिर छोटा ध्रुव राठी कहे।
मैं अश्वमित हूँ और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे छोटा ध्रुव राठी या फिर नेक्स्ट रवीश कुमार कहे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अर्नब गोस्वामी के बारे में। क्या अर्नब गोस्वामी को इन्होंने एक्सपोज कर दिया? बता दिए पाकिस्तान से, ठीक है, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। ये एक रिपोर्टर से कहते हैं, मुझे बहुत से लोगों ने जैसे जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस ने कहा कि अर्नब गोस्वामी उन्हें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली दो। मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली दो इंडियन टीवी चैनल पे। तो उन्होंने कहा हाँ, और हम गाली देते हैं और हमें उसके बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ये अपने ही देश को क्यों गाली देने को कहते हैं? जिस पर वो कहते हैं कि हमें अर्नब 3 मिनट देता है इंडिया के बैशिंग के लिए, मतलब इंडिया के बारे में बुरा भला बोलना। इसके बाद 10 मिनट फिर वो पाकिस्तान बैशिंग करता है, जिससे क्या होता है उसके शो का रेटिंग ऊपर चली जाती है। बेसिकली उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पैसे देके इंडिया का बुरा भला बोलने के लिए कहते हैं। 3-4 मिनट वो पाकिस्तानियों को कहने देते हैं, 10-15 मिनट वो पाकिस्तान को बैश करते हैं। क्यों? फॉर टीआरपी। याद दिला दूं, अर्नब गोस्वामी के बारे में जिसने ये कहा वो पाकिस्तानी है, ठीक है। कितना सच है कितना झूठ है वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आनंद प्रकाश चौकसी के बारे में। बता दूं ये एक एजुकेशनिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है। इनके 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। एंड इन्होंने अपने वाइफ के लिए ताजमहल का एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया। जैसे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ये अपने वाइफ के लिए ताजमहल का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है प्रियम सरस्वत, वो उनका घर अंदर से भी दिखाए ना कि कैसा दिखता है, आप देखिए। सर ये ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर आपका घर है क्या? जी। क्या मैं अंदर से एक बार देख सकता हूँ? चलो बढ़िया, आ जाओ। ओके, लेट्स गो। ये ताजमहल हमारा 4 BHK का घर है जिसमें हम लोग रहते हैं और मकराना मार्बल से बना हुआ है। ओरिजिनल ताजमहल में जो भी डायमेंशंस मीटर में है वो इसमें फिट में है। इस तरीके से ये 1/3 रिड्यूस करके बनाया हुआ है। क्या ये मैम के लिए डेडिकेटेड है? 100% मैम के लिए है और हमारा प्यार हमारे साथ खड़ा है। क्या बात है। पहने रहो, पहने रहो। It actually feels like the original ताजमहल। क्योंकि हमारा बचपन दूध बांटने में गया है, अच्छा, तो घर में घुसते से भैंस याद दिला देती है कि बेटा अपनी औकात में रहो, कभी घमंड मत करो। ये पूरा का पूरा इल्ले वर्क है। ये आर्टिस्ट लेट के 8-8, 10-10 दिन में बनाते हैं। शानदार है, एक जैसा बना हुआ है। ओरिजिनल वाला ताजमहल है उसमें भी इस तरीके का काम है, लेकिन उसमें अंदर अंधेरा बहुत है क्योंकि वो कब्र की जगह है। ये हमारा घर है, ये हमारा लिविंग एरिया है। इसमें डबल वॉल है, 9 इंच की दीवार इधर है, 9 इंच की बाहर है, बीच में 2 फीट का एयर गैप है। ठंड में, गर्मी में, बारिश में एक जैसा रहता है। मेडिटेशन रूम कम लाइब्रेरी। लेट्स गो अपस्टेयर्स प्लीज। ओके, लेट्स गो। जितना समय पूरा ताजमहल बनने में लगा है उतना ही समय सिर्फ ये डोम बनने में लगा। तो ये स्कूल आपके डैड ने शुरू किया यस यस, दिस इज रेसिडेंशियल स्कूल, तो बेहतर है कि हम कैंपस में ही रहें उनके साथ। सर बहुत ही लाजवाब घर है, मतलब मजा ही आ गया। थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। अच्छा। ये मेडिकल छोड़ के, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना ये सोचा था। अब ये सबसे हाईटेक मॉडर्न गुरुकुल है पूरे इंडिया में। हॉस्टल में 2200 बच्चे हैं, वही हमारा परिवार है। AIR एडवांस 3 रैंक हमारे यहाँ से आई है। हम एज ए सोशल वर्क ये करते हैं। यंग जनरेशन जो देख रही है वीडियो की लाइफ के लिए कुछ लेसन। इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन केवल प्यार है, और इंसान का बच्चा इंसान से प्यार करे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वेरी नाइस मैसेज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है रैपिडो एंड उबर बाइक के बारे में। तो 16 जून से कर्नाटका में रैपिडो एंड उबर बाइक नहीं चलेंगे। मतलब आप ऑटो, कार, सिर्फ ये सभी बुक कर सकते हो ओला, रैपिडो, उबर से। 16 जून से कर्नाटका के लोग बाइक बुक नहीं कर पाएंगे। बता दो कर्नाटका गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको पहले बैन कर चुके थे, बट फिर रैपिडो, उबर ये सब चैलेंज किए ना कोर्ट में गवर्नमेंट के डिसीजन को। बट अभी कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बाइक सर्विसेज इलीगल है। उनका कहना है कि व्हीकल्स विद प्रॉपर परमिट्स एंड रजिस्टर्ड एज कमर्शियल मस्ट बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है उत्तर प्रदेश बरेली के एक हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े के बारे में। झगड़ा बता दूं रोड में ही होता है। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को चप्पल उठा के मारने लग जाती है। क्यों? वाइफ का कहना है कि वो दोनों 10 साल पहले शादी किए थे एंड अभी उनके जो हस्बैंड है वो दूसरी वुमेन के साथ रहते हैं। बेसिकली उन्होंने दूसरे वुमेन के साथ शादी कर लिया। जो वाइफ है वो बताती है ना कि जो उनके हस्बैंड है वो पिछले कुछ महीने से बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। ना ही वो अच्छे से बात करते हैं, ना ही घर के खर्चे के लिए वो पैसा देते हैं। इसी मामले में बता दो जो वाइफ है उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर दिया है एंड वो डिमांड कर रही है कि उनको जस्टिस मिले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट
अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जस्टिन बीबर के बारे में। तो जस्टिन बीबर एक पापराजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा अगर कोई पापराजी जस्टिन बीबर को कैप्चर करता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं बेसिकली। रिसेंटली उनको एक बीच में एक पापराजी ने उनको स्पॉट किया एंड वो कैप्चर कर रहा था एंड उसी के लिए जो जस्टिन बीबर है वो पापराजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, I don't give a f- if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car at the beach. You know what I'm saying? You don't think I'm a real guy, do you? You're gonna take this video out of context. You're gonna say I'm mad. I don't know who's paying you to provoke me, but I'm not the one. Okay? Stop provoking me. I'm a real dad, a real husband, a real man. All right, So don't do this to me. Okay? All right, cool. I'm not to be with. I don't know who's paying you to me or provoke me, but I'm not the one. I don't care that you're on the sidewalk. I don't care what kind of dirty work, what kind of nasty you're getting paid in the background to provoke me, bro, but I'm not the one. I'm really not the one. I don't care that you're on the sidewalk, bro. Clearly you're here for an alternate agenda. Why would you want to be here to provoke me like this? This isn't love. You're not provoking, Josh. This isn't love, bro. This is weird, bro. Y'all are on some real weird shit. Literally. All right, have a good night, Jason. Okay, then go. Then have a good night somewhere else, man. For real. All right, Because cool. I'm not gonna stand around here and let this happen. No, sir. No way. No how. All right, cool. This Good is night. the beach. You guys People can get make to room be at too. the beach. They do. They do. They get to be at the beach. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा अपना न्यू वीडियो जिसमें वो आइसो स्पीड का रोल प्ले करेंगे एंड रोस्ट करेंगे पाकिस्तान को, उसको वो कल ही रिलीज करने वाले थे लेकिन वो रिलीज नहीं किए। क्यों एंड कब अपलोड करेंगे इसी के बारे में बताते हुए वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे एंड लिखे, वीडियो कल ही पोस्ट करने वाला था मैं यूट्यूब पे, बट आई डोंट नो इट वाज अ बिट टफ टू प्रोसेस द प्लेन क्रैश इंसिडेंट, सो वी जस्ट वांटेड सम टाइम टू प्रोसेस, सो द वीडियो विल बी लाइव टुमारो दैट इज 15th जून। कल यूट्यूब पे 2 बजे तैयार रहे। वही प्लेन क्रैश इंसिडेंट की वजह से उनको ठीक नहीं लगा ना वीडियो अपलोड करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है वरुण ग्रोवर के बारे में। ये बता दूं एक राइटर भी है, ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि एक राइटर एंड एक एक्टर के बीच में जो पे गैप है वो कितना ज्यादा रहता है। वो बताए कि बहुत साल पहले वो फरहान अख्तर का शो ओए इट्स फ्राइडे को ज्वाइन किए थे एज ए राइटर, जोक्स वगैरह लिखने के लिए, एंड उस शो के एक एपिसोड में फरहान अख्तर को मिलता था 45 लाख रुपीज एंड उनको मिलता था 45,000 रुपीज। वो कहते हैं ना फरहान अख्तर को 45 लाख रुपीज मिलते थे फॉर सेइंग जोक्स, जो कि मैं लिखता था एंड मुझे मिलता था 45,000 रुपीज। वो कहते शो का बजट बहुत बड़ा था एंड सेट भी बहुत बड़ा था। सेट पर लगा प्रॉप्स यानी चमकती गेंद की कीमत मेरी पूरी कमाई के बराबर थी। अगर मैं रोज एक गेंद चुरा लेता सेट से तो मेरे 40,000 रुपए बन जाते। क्या सोचते हो आप ये इतना भयंकर पे गैप के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।